नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इंडिया कोई एक शब्द नहीं, आज की तारीख में संपूर्ण सियासी गठबंधन को खुद में समेटे हुए यह इंडिया है, जिसमें आज का वर्तमान इंडिया भी और उसमें एनडीए भी शामिल है। याद कीजिए 2014 के आसपास मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया। आज 2023 में 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया में सियासी इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस तैयार कर दिया है, बना दिया। 26 विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम साथ हैं, लेकिन सियासत में कहने और होने में बड़ा अंतर होता है। मसलन सीताराम येचुरी अभी बोल गए कि पश्चिम बंगाल में हम ममता बनर्जी के साथ नहीं और ना हो सकते। दरअसल अंतर इसी तरीके का एनडीए के अंदर भी दिखाई देता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एनडीए शब्द अपने आप में रहे देश की सियासत में विलुप्त हो गया, जब एक बार फिर से नए सिरे से अंकुरित होता दिखाई दिया। दावा है कि 38 पार्टियां एनडीए की छतरी के नीचे हैं, लेकिन चेहरे बदले बदले हैं। पुराने एनडीए में बाला साहेब की शिवसेना थी, आज के वक्त में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बाला साहेब की शिवसेना इंडिया के अंदर है। पुराने एनडीए में नीतीश बाबू थे, आज की एनडीए में नीतीश बाबू के जीतन मांझी है और नीतीश बाबू नए इंडिया। पुरानी एनडीए में शरद पवार साहेब की एनसीपी की नो एंट्री थी और इस एनडीए में पवार के भतीजे अजीत पवार वाली एनसीपी की पूरी एंट्री है। पुराने एनडीए में रामविलास पासवान थे, आज की एनडीए में पासवान की विरासत पर दावा करने वाले चिराग भी हैं और पारस भी हैं, दोनों हैं और दोनों एक दूसरे से धुर विरोध। सवाल यह भी कि जिस इंडिया की सियासत को बदलने की बात की जा रही है, वही इंडिया खुद में नए सियासी गठबंधन को भी संभाल रहा है और उसी में एनडीए भी समाहित है। लेकिन सियासत में इंडिया और एनडीए के बीच में वो भारत है जो मुद्दों की सियासत का इंतजार कर रहा है और मौके की सियासत को दूर से देख रहा है। आज बात इसी में। दो लाइनें हैं, आ अब लौट चले या फिर आओ सब साथ चले। इंडिया और एनडीए इन्हीं के बीच में अटका हुआ है। और क्या यह अटका हुआ इंडिया क्या वाकई में एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े होते हुए उस भारत की नब्ज को टटोल पाएगा जो लगातार बीते कई दशकों से इंतजार कर रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा कम से कम घोषणा पत्र से बाहर हो जाए, महंगाई का मुद्दा घोषणा पत्र से बाहर हो जाए, किसानों को बिजली का मुद्दा घोषणा पत्र से बाहर हो जाए। इसके साथ साथ दुष्कर्म, महिला अत्याचार, विकास, ये सब बाहर हो जाए और कहा जाए कि चलिए नए मुद्दों के साथ सियासत करते हैं, क्योंकि इन मुद्दों का समाधान मिल चुका है। कमाल की बात यह है कि इस इंडिया और एनडीए के अंदर आज भी वो भारत इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक राम नारायण मीणा जी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब भी हमारे साथ। राम नारायण मीणा जी, बीते 10 सालों में 4 बार से ज्यादा गठबंधन बन चुका है, लेकिन उस गठबंधन के अंदर जब भी एक चुनाव खत्म होता है उसमें फिर से उतना ही बिखराव नजर आता है जितना वो शुरुआत में होता था। तो ये क्या गारंटी कि जिसको नाम ही इंडिया दे दिया गया वो ऐसा नहीं होगा कि 30-29 राज्यों के जरिए वो 30-29 बार फिर से बिखरता हुआ नजर आएगा जब क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे। विजेंद्र, ये तो आप जानते हो कि परिवार में पक्ष विपक्ष भी रहता है और साधारण सी बात पर मनमुटाव भी होता है, लेकिन परिस्थितियां देश की ऐसी बन चुकी है, जैसा आपने अभी कहा, बेरोजगारी। किसने कहा था आप 2 करोड़ के लिए? वो प्रश्न ये नहीं है। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हम स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर नहीं डाल सकते। देश की सीमाएं सुरक्षित है। मैं तो एक ही बात जानता हूं
पब्लिक के कुछ आदमी को ले जा करके चीन की सीमा दिखा दी जाए, उन टेकरियों पे जिसमें हिंदुस्तान का कब्जा हुआ करता था, आज किसके कब्जे में। इसलिए लंबा नहीं करते हुए मैं एक ही अर्ज करना चाहूँगा कि देश की परिस्थितियाँ बन गई है। जो आदमी जनता से बात नहीं करते थे जी, अब धीरे धीरे बात करने लगेंगे, लेकिन जीतेगा इंडिया जी। इस शब्द के साथ चलेंगे तो देश आगे और बढ़ेगा। इसमें क्या कांग्रेस जीत पाएगी? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं इंडिया जीतेगा। कि भाई यूपी के अंदर अगर सपा को सब कुछ दे दिया जाएगा तो कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा? पंजाब में अगर सब कुछ आम आदमी पार्टी को दे दिया जाएगा, कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को सब कुछ दे दिया जाएगा तो कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा? और जहां कांग्रेस है वहां भी उनको हिस्सा दे दिया जाएगा तो कांग्रेस के पास बच क्या पाएगा? हमें 1977 का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। विभिन्न पार्टियां जनता पार्टी में आई, वो एक होकर के रह गई, जो बाहर गई वो अपने तरीके से चली गई। तो इंडिया में जो शामिल होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, जो जाएंगे। सीताराम येचुरी साहब अभी बोल चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ मेरा दाना पानी नहीं है। सीताराम जी इंडिया नहीं है, मैं इंडिया नहीं हूँ, ममता इंडिया नहीं है। अरे सर, इंडिया है ही ऐसा। बैठ करके निर्णय भाई करेंगे। सपा बसपा के साथ कैसे चली जाएगी? वो बिल्कुल, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी को फ्री हैंड दे देंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आम आदमी पार्टी भी इंडिया में शामिल है जी, सीताराम येचुरी भी इंडिया में है। अब ये निर्णय जब कमेटी बैठेगी उस समय होगा, ममता जी कहां तक रहती है, सीताराम जी येचुरी कहां तक रहते हैं, और कोई डिस्प्यूट नहीं होगा क्योंकि हिंदुस्तान तो मतलब इंडिया का गठन इसलिए किया गया ताकि सीटों का बंटवारा में अपने इस हिसाब से कर लें कि भाई कहां आप हमें जिताएंगे, कहां आप हमें जिताएंगे। पॉलिसी डिसाइड होगी जी, और पॉलिसी के साथ नेता चले नहीं चले, आम मतदाता देश का चलेगा, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका है, ठीक है। आशीष जी, पीड़ित हो चुका है। भाई अचानक से एनडीए की याद क्यों आ गई? देखिए विजेंद्र जी, एनडीए पहले भी था और एनडीए कोई आज से गठन नहीं हुआ है। जो हमारी पहले वाली सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, वो भी एनडीए थी और आज भी एनडीए और आगे भी एनडीए रहेगा। अच्छा, इस तरीके की एनडीए की अंतिम बैठक कब हुई है सर? देखिए विजेंद्र जी, एनडीए की बैठक होती रहती है, ऐसा नहीं है। मुझे अंतिम बताइए ना कब हुई सर? नहीं, मुझे बीते 4 सालों में तो हुई नहीं। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंडिया बना है ये यूपीए का ही एक नाम। मैं तो एनडीए की बात कर रहा हूं सर, मैं आपसे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ एनडीए की बैठक कब हुई? एनडीए की बैठक हुई ना, आज और ऐसा क्या हुआ कि आप जिनके साथ एनडीए में जो हुआ करते थे, आज उनका बी प्लान आपके साथ? 2014 में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें एनडीए गठबंधन था नहीं था। 2019 में जो चुनाव लड़ा गया उसमें एनडीए था नहीं था जी। एनडीए को 350 सीटें आई थी, नहीं आई थी बताइए आप? एनडीए था ना, नाम था ना एनडीए। उस दौरान बाला साहेब की शिवसेना आपके साथ थी। तो बाला तो शिवसेना तो आज भी है, आपके साथ शिवसेना आज भी हमारे साथ है। शिवसेना के और बिहार को मिला लिया जाए तो आज भी हमारे साथ है। एनसीपी उल्टा हुआ है, एनसीपी जो कभी यूपीए का पार्ट रहा करती थी वो आज एनडीए में है। और ये समझना पड़ेगा कि ये इंडिया बन क्यों रहा है, जो इन्होंने नाम दिया वो क्यों बना है। ये ईडी के कारण बना है, इलेक्शन डिफीट के कारण। लगातार 2 बार से इनके इलेक्शन में डिफीट हो रही है। 2014 से चुनाव हार रहे हैं, 2019 में चुनाव हार रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है। और रामनारायण मुद्दे नहीं है, आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज ही। क्या कहा? छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को रोका गया। 77 का जिक्र कर रहे थे। नहीं रोका गया ईडी की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ में। और ये कहते हुए रोका गया कि किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2000 करोड़ का जो आपने शराब पॉलिसी को लेकर जो ईडी कार्रवाई कर रही थी, कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का बीते 5 सालों के अंदर? विजेंद्र जी, ईडी ने कितने अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की? ये जो नया क्यों ईडी के अंदर एक ही आदमी को बार बार एक्सटेंशन दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया? ये जो नया सवालों के जवाब भी तो मिलेंगे ना सर। ये जो नया गठबंधन बना है इसमें एक चीज कॉमन है, चाहे कुछ कॉमन होनी हो, चाहे आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हों, लेकिन सब पार्टियां वंशवादी हैं, सब पार्टियां भ्रष्टाचारी है। इनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के कारण बेल पर बाहर हैं। सारी पार्टियां अजीत पवार भी कल तक आपकी नजर में भ्रष्टाचारी थे, वो अब दूध के धुले हो गए हैं आपके साथ आते ही। बताते थे। अरे तो भाई आप बताइए ना, जितनी पार्टियां रामनारायण जी आप कह रहे हैं किसको आपने अंदर कर दिया? रामनारायण जी एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, गठबंधन बनते हैं चुनावी साल में और चुनाव के बाद बिखर भी जाते हैं। करप्शन को जिस अंदाज में इंडिया का गठन किया गया, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया करते हुए, और दिल्ली में क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि जो 26 छत्रप हैं अपने इलाके के, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से या बीजेपी से लड़ने के लिए अपने क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन को दूसरों के लिए ऑफर कर देंगे कि चलिए आइए मोदी जी से लड़ने के लिए आप अपने जनाधार को हमारे इलाके में बढ़ा लीजिए। क्या संभावना है?
देखिए विजेंद्र, आपने शुरुआत में जो बात रखी है, मुझे लगता है आपने बहुत कुछ कहा। आपने जो आज दोनों हुई, चाहे वो एनडीए की बैठक अभी हो रही है और चाहे क्या नाम से इंडिया की जो बैठक दिन में बेंगलुरु में हुई, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करा और आपने हमारे लिए तो कुछ कहने को रखा ही नहीं, आपने पूरा विस्तृत विवरण उसमें बता दिया। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, जब आपका यूपीए था तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी। ठीक बात। आज आपने इंडिया बना दिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इस इंडिया का चेहरा कौन होगा, इसका संयोजक कौन होगा। और आज आपने सिर्फ नामकरण किया है। जो विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ आपने आज सिर्फ नामकरण किया है कि हमने इसका इंडिया नाम रख दिया है। लेकिन अब यह कहा है कि हमारी तीसरी बैठक बंबई में होगी और उसमें हम संयोजक तय करेंगे और एक क्या नाम से 11 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में यदि विपक्ष एकजुट होता है तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना क्या नाम से लोकतंत्र में पारदर्शिता होगी और सत्तारूढ़ पार्टी पर अंकुश भी लगा रहेगा। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी बात कही सीताराम येचुरी वाली, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने, आपने जो कहा वो तो ये कहा कि उन्होंने कहा हम पश्चिम बंगाल में तालमेल नहीं करेंगे टीएमसी के साथ में, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारा अभी प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। अब आप बताइए, जब आपका प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, आपका कोई संयोजक नहीं है, आपका वो गलत कह गए, तो फिर एसपी मित्तल साहब वो गलत कह गए। वो शायद ये कहना चाहते थे कि भाई हम जितने बैठे हैं वो सब प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि किसी एक को आगे कर दिया जाए और उस चक्कर में फिर हम सबको अलग अलग होना पड़ जाए। शायद वो ये कहना चाहते होंगे। कुछ बताना होगा। विजेंद्र, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आज देना चाहता हूं जो राजस्थान के संदर्भ में है। जी बोलिए बोलिए। विजेंद्र, जो राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहता हूं, आप देखिए कि एक दिन पहले, इस बेंगलुरु की बैठक के एक दिन पहले शर्त रखी अरविंद केजरीवाल ने कि मैं बेंगलुरु की बैठक में तब आऊंगा जब कांग्रेस इस बात की घोषणा करेगी कि वह अध्यादेश के विरोध में, जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है उसके विरोध में कल अचानक उनको घोषणा करनी पड़ी और आज जब जाके क्या नाम से अरविंद केजरीवाल शामिल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से ये अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव होगा उनमें क्या भूमिका होगी। आप बताइए, यदि राजस्थान के अंदर सभी 200 सीटी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। और फिर लोकसभा 2024 के अंदर जो 6 महीने बाद चुनाव होंगे उसमें एकजुटता कैसे होगी। जी, सवाल तो इन सबसे आगे भी है एसपी मित्तल साहब, और मुझे लगता है योगेंद्र गुप्ता जी से जवाब इसका लेते हैं कि योगेंद्र जी, भाई गठबंधन बना अच्छी बात, और नाम जो दिया वो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडिया दरअसल यही है, वो नहीं है जो इंडिया के अंदर एनडीए है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में वो फॉर्मूला बनाने की स्थिति में इंडिया है जिसमें इंडिया के अंदर रहते हुए एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरा जा सके और ये कहा जाए कि हां हम एकजुट हैं। मसला पंजाब में आप समझौता करेंगे कि कितनी सीटें किसको देनी है, दिल्ली में समझौता करेंगे, कांग्रेस कहां से लड़ेगी। देखिए विजेंद्र जी, जब एक बड़ा टारगेट सामने होता है तो छोटी छोटी चीज़ों का सलटाना बहुत आसान से होता है, नंबर एक। दूसरी बात, इंडिया बना क्यों? जो गठन हुआ इसलिए हुआ है क्योंकि जिस अहंकार के सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा है और जब वो अहंकार भरी भाषा में कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, जो वो कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये अहंकार की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे देश में और कोई है ही नहीं, ना आम जन है, ना खास जन है, ना कोई और है। आम जन जिस तरीके से त्रस्त है इनके वादों से, झूठ से, जुमलों से, जो 2009 साल पहले जो बात करके आए थे आज उनकी बात तक नहीं करना चाहते। महंगाई का मैं नहीं बोलेंगे, मणिपुर का मैं नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार की बातें तो करेंगे लेकिन आज छाती ठोक ठोक कर कहेंगे भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और फिर उसके 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद वही भ्रष्टाचारी उसके अंदर आ जाता है। ये जो विजेंद्र जी, मैं आपसे कितने दल हैं सर? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इस सारे जो घमंड है और ये जो दोगली बातें हैं, उन सबसे देश आम जन जिस तरीके त्रस्त है इन सब चीजों से, उस सबको बचाने के लिए इंडिया का गठन ठीक है। तो कहिए ना सर, मैं तो कह ही रहा हूं भाई, समझौते चलते ही एक दूसरे के प्रति समर्पण से हैं। तो कहिए पंजाब में हमसे 5-7 सीटें मांग लेंगे, हम दे देंगे। दिल्ली में हमें 7 में से सीटें मांगेंगे, हम दे देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो एक बड़े टारगेट की तरफ चलना है, हम दे देंगे बलिदान। कहिए विजेंद्र जी, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना,
ये जो कोर कमेटी बन रही है उसमें जो डिसीजन होगा उसको सब मानेंगे, लेकिन यही सवाल आपको एनडीए से पूछना चाहिए कि भाई उनसे पूछे ना बीजेपी वालों से, वो चिराग पासवान को कितने देंगे, बाकी लोगों को कितने देंगे। और आज जब इंडिया का गठन हुआ, उसके गठन होने के पहले विपक्षी दलों की बैठक होते इतनी घबराहट इनके अंदर बैठ गई कि जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो बुला रहे हैं चिराग पासवान, जिसके पार्टी के 2 टुकड़े कराकर चाचा को मंत्री बना दिया। उस चिराग पासवान के गालों में हाथ से नजर आइए, पधारिए, ये इनका चरित्र है। तो इनसे पूछना चाहिए आपको, अब ये क्या करेंगे बिहार के अंदर, बाकी जगह क्या करेंगे जब बुलाएंगे, यूपी में क्या करेंगे, ये सवाल सिर्फ हमसे आप पूछ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे फिर कहा है, जब बड़ा उद्देश्य होता है, बड़ा टारगेट होता है, तो बड़े दिल के साथ में गठन होता है और चीजों को सुलझाया जाता है। आप देखेंगे इंडिया जो बन रहा है, इंडिया को बचाने के लिए, आम जन को बचाने के लिए, उस इंडिया में यही होगा, गठन होगा, दिल बड़ा रखा जाएगा और बहुत आसानी से चीजें सल्टा करके अगले जो चुनाव होगा उसमें एक साथ उतरेंगे और बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से इंडिया का गठन किया जाता है। ठीक है आशीष जी, ये सवाल तो बीजेपी के अंदर भी उठ रहा होगा, एनडीए के अंदर भी, कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि आज आप यहां बैठे हैं, कल आप अपने इलाके में मजबूत हो गए तो हम बी, आपकी पार्टी में जो बी होगा उसको हम मजबूत करके आपको साइडलाइन करके उसको कुर्सी पर बैठा देंगे। देखिए विजेंद्र जी, आपको समझना पड़ेगा, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि शिवसेना ने ऐसा क्यों हुआ, शिवसेना में इसलिए हुआ क्योंकि शिवसेना की जो मूल विचारधारा थी उससे उद्धव ठाकरे जी भटक गए थे, जिसके कारण से अधिकतर विधायक, अधिकतर सांसदों ने यह तय किया कि हमको जो हमारी मूल विचारधारा उसके साथ जाना है। और जिस तरह से एनसीपी ने किया, सबको लग रहा है कि देश में जिस तरह से एक निर्णायक सरकार है, एक मजबूत सरकार है, जिस तरह से सरकार फैसले ले रही है, देश उस गठबंधन के दौर में नहीं जाना चाहता है। आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी के बेटे को जब आप पार्टी में लेते हो तो आपकी विचारधारा कहां चली जाती है? हमारी पार्टी में नहीं है। कहां आप जब उसको बनाते हैं पैसा, आप ये बताइए, अजीत पवार जिसके लिए आपके देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीस ली, अजीत पवार को लिया तो भ्रष्टाचार का क्या हुआ? भाषा आपका मुख्यमंत्री बोलता है अरविंद मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजीत पवार भ्रष्टाचार था कि नहीं था? अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? रामनारायण आप बताइए ना, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाने वाले नेता अगले दिन उसको अपनी सरकार में आपके सरकार के मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार क्या सरकार है आपकी, 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बताइए ना, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नहीं कहा था कि चक्की पीसेगा? आप बताइए ना, मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? को चक्की पिसाने वाली भारतीय जनता पार्टी उसको विचार बना देती है। जनता को आम आदमी पार्टी की बात करते हो, जवाब दीजिए, जवाब पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी नहीं है, पाखंडी पार्टी नहीं है। वरिष्ठ नेता भी हैं सर, जिस तरीके से गठबंधन बन रहे हैं, आपने एक लंबी सियासत देखी है, कई दशकों की सियासत देखी है रामनारायण जी आपने, ये इतिहास क्या वाकई में इसको स्वीकार करता है कि इस तरीके के गठबंधन, चाहे वो एनडीए के अंदर हो या अब जो नया इंडिया बना है उसके अंदर हो, ये बहुत लंबे वक्त तक आगे साथ चल सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, सही है कि मैं 1965 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। हिंदुस्तान का नेताओं का ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। यदि अजीत पवार एक सप्ताह देरी कर जाते तो ईडी का छापा पड़ जाता है। चर्चाएं यहाँ नहीं है, ये बॉम्बे जाके, पुणे में जाके आप मालूम कर लीजिए। इसलिए आप देख लीजिए एकनाथ शिंदे कैसे गए, आप पता करिए, अपनी इंटेलिजेंस से पता करिए। तो ये जो है, लेकिन मैं प्रभावित हूँ इंडिया से, इसलिए कि आपके सामने भी इंडिया लगा हुआ है। मैं प्रभावित हूँ इंडिया से कि आपको मेरे सामने भी इंडिया है, सब जगह इंडिया है। इसलिए इन बातों को छोड़िए, गुप्ता जी या चतुर्वेदी जी जो सर, हम तो भारत की बात करने वाले इंडिया हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र जी, शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया, और एसपी मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया दरअसल किसी गठबंधन को नहीं, हम इंडिया हिंदुस्तान को कह रहे हैं, जिसमें वो इंडिया भी है जो 26 पार्टियों के गठबंधन से बना है, और वो एनडीए भी है जो 38 पार्टियों के गठबंधन से पड़ा है। और इस इंडिया के अंदर वो पार्टियां भी शामिल हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नमस्कार।